नमस्कार साथियों। बहुत सारे कृषक मित्रों के कुछ मेरे व्हाट्सएप पे सवाल आ रहे थे कि सर एफपीओ हमने बना भी लिया है, एफपीओ पे हमारे मेंबर्स भी हम बना लेते हैं, बट आज भी सबसे बड़ा अगर चैलेंज है एफपीओ बिजनेस मॉडल में तो वो है कि सर मार्केटिंग हम कैसे करें, हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं और हमें बेहतर मार्केट कैसे मिल सकता है और हम अपने एफपीओ के बिजनेस को कितना आगे कैसे स्पीड अप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज की दुनिया में प्रोडक्ट बनाना आसान है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट को बनाती हैं, डेवलप करती हैं। आज इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एफपीओ हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, बट बनाने से बेहतर उनकी मार्केटिंग और सेल्स टेक्निक्स इतनी अच्छी है कि वो आज उनका टर्नओवर, उनका बिजनेस काफ़ी आगे। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि आप कैसे अपने एफपीओ के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आखिर सेल्स की टेक्निक होती क्या है? तो हमेशा हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम सिमिलर जो हमेशा मैं जो जिस भी मीटिंग्स में होता हूँ, फार्मर्स के साथ होता हूँ, तो ये चीज़ जरूर मैं बोलता हूँ किसानों को या किसान उत्पादक संगठन के फार्मर्स को कि आप लोग जो भी बिजनेस आपके आसपास हो रहे हैं उनको आप देखिए, एनालाइज करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब हम सेल्स टेक्निक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा पैरामीटर मेरे सामने आता है कि नीड एनालिसिस। हमें सबसे पहले हमारे आसपास के किसानों की नीड क्या है। आखिर जो आसपास के हमारे एफपीओ हैं या जो भी शॉप्स हैं या मॉल्स हैं, क्या वो उस नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्या हम अगर वो चीज सेम बिजनेस मॉडल लेके आते हैं तो क्या हमारे बोलने से या हम क्या ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाएं ताकि हमारे बिजनेस में एक बाउंस बैक मिले। इस चीज से रिलेटेड मुझे एक छोटी सी स्टोरी भी याद आती है जिसके साथ मैं इस सारे सवाल जो 1 बाय 1 मेरे पास आए हैं उन सभी के मैं आंसर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि हमारे कृषक साथियों तक ये बात पहुंचे और वो एक बेहतर चुनाव कर सके। एक मार्केटिंग जो एक बहुत सुनहरा सा शब्द है, बट सुनने में सुनहरा होता है, बट जब हम ग्राउंड पे इसकी बात देखते हैं तो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एक बार की कहानी है, सेल्स से जुड़ी हुई टेक्निक्स है जिसमें हम नीड एनालिसिस की बात करते हैं कि आखिर हम नीड को कैसे पहचानें। तो ये 2 मिनट की एक स्टोरी है, देन आफ्टर मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक मार्केट में बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी और एक महिला उस मार्केट पे जाती है। उस मार्केट में जाने के बाद बहुत सारी दुकानों में विजिट करती है, घूमती है, और घूमते घूमते वो एक कॉर्नर पे मार्केट के पहुंचती है जहां पर उसे कुछ जो पैरट तोता हम लोग बोलते हैं, मिट्ठू बोलते हैं कहीं पर लोकल लैंग्वेज में, उसकी शॉप देखने को मिलती है। और वो महिला उस दुकान पर जाती है और वो महिला जब उस शॉप पे पहुंचती है तो उन तोतों का रेट पूछना चालू करते हैं कि ये भाई ये मिट्ठू कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का। दुकान वाला जो शॉपकीपर होता है वो सारे कैटेगरी वाइज उसने सारे रखे हुए होते हैं अपने दुकान पे। तो वो उनके रेट बताता है कि मैम ये 500 रुपए का, ये 1000 रुपए का है, ये 200 रुपए का है, ये 2000 रुपए का है। और जब आखिरी पंक्ति में वो पहुंचता है तब वो बोलता है कि ये जो मिट्ठू है ये 10,000 रुपए का है। तो महिला थोड़ा सा आश्चर्यचकित होती है और पूछती है कि भैया ये सारे भी तोते हैं और ये भी एक तोता है, बट सबके रेट में समझ में आता है कि 500-200 का फर्क है, बट आपने डायरेक्टली इसका 10,000 रुपए बता के इसमें ऐसा क्या है? तो दुकानदार बोलता है कि मैडम बाकी सब तोते हैं बट ये जो तोता ये वेल ट्रेंड है, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। जब आप घर पे अकेले होंगे तब यह आपके साथ बातें करेगा, जो आप बोलेंगे वो वैसा ही रिप्लाई करेगा, आपके अकेलेपन को दूर करेगा। तो महिला
फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, तो उसे लगा कि चलो अकेले रहती हूँ, जॉब से आती हूँ तो मिठू मेरे पास होगा, बातें करेंगे, थोड़ा सा टाइम कटेगा, क्योंकि जिंदगी में इतनी व्यस्तता है सभी के पास कि आज टाइम किसी व्यक्ति के पास नहीं है किसी इंसान को टाइम देने का। तो उस महिला को लगा, और वो महिला क्या करती है, उस मिट्ठू को अपने घर लेके आ जाती है शॉपकीपर को 10,000 रुपीज पे करके। तो जैसे ही वो महिला घर आती है, रिफ्रेश होती है और उस मिट्ठू को लेके बैठती है और उससे बोलना चालू करती है कि मियाँ मिट्ठू कुछ बोलो, मियाँ मिट्ठू कुछ बोलो। तो जैसे ये स्टोरीज को वो रिपीट करती है इस चीज को, बट वो तोता कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। जब वो महिला लगातार इस चीज को बोलती रहती है बट मिट्ठू कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, तो महिला सोचती है कि अभी लेके आई हूं, हो सकता है कि अभी ये नहीं बोल रहा है, कुछ टाइम के बाद ये जरूर बोले। सो 1 से 2 घंटे के अंतराल के बाद वो महिला फिर उस तोते के पास आती है और वही सेम घटनाएं रिपीट करती है कि मियाँ मिट्ठू कुछ बोलो, मियाँ मिट्ठू कुछ बोलो। लेकिन फिर भी तोता उस महिला के शब्दों का रिप्लाई नहीं करता है। तो वो महिला वापस अगले दिन उस शॉपकीपर के पास जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने लगता है मुझे बेवकूफ बनाया है दुकानदार ने। तो जाती है, बोलती है भैया आप अपना तोता रख लीजिए, मुझे ये तोता नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मुझे बोला कि ये तोता जैसा आप बोलेंगे, जो आप बातें करेंगे वैसे ही ये बातें करेगा। तो शॉपकीपर बोलता है मैडम आपने इस तोते को काहे में रखा हुआ था? तो बोलते घर पे जो पिंजरा था मैंने उस पर रखा था। तो शॉपकीपर का बहुत ही सुंदर जवाब होता है, वो बोलता है कि मैडम यहाँ पर ये बड़े पिंजरे में था, आपने इसको छोटे पिंजरे में रखा होगा तो इसलिए ये नहीं बोला। तो आप एक बार मेरी बात मानिए, बड़ा पिंजरा लेके जाइए और इस तोते को वहां पर रखिए, जरूर बोलेगा। तो महिला को लगा हो सकता है दुकानदार अगर बोल रहा है तो ये बात सच भी हो सकती है। तो वो महिला एक बड़े पिंजरे को वहां से खरीदती है और जाके घर में जाके तोते को बड़े पिंजरे में बंद कर देती है। उसके कुछ समय के बाद फिर वो वही चीजों को दोहराना चालू करती है कि मियाँ मिट्ठू कुछ बोलो, मियाँ मिट्ठू कुछ बोलो। फिर भी वो तोता उनकी बातों का रिप्लाई नहीं करता है। तो महिला को काफी गुस्सा आता है। महिला तुरंत अपने घर से निकलती है और उस दुकानदार के पास पहुंचती है और दुकानदार से बोलती है कि भैया आपने मुझे पागल बनाया, आपने मुझसे बोला कि बड़ा पिंजरा लेके जाइए, मैडम ये जरूर बोलेगा, बट वो तोता आज भी अभी भी कुछ भी नहीं बोला। तो शॉपकीपर बोलता है कि मैडम माफी चाहूंगा, बहुत सारे कस्टमर्स थे, बहुत सारे ग्राहकों के बीच में मैं ये ध्यान नहीं दे पाया कि उस बड़े पिंजरे पे झूला नहीं लगा हुआ है, बट ये जो तोता था ये जिस पिंजरे में था उसमें झूला भी लगा हुआ था। तो तोते की आदत होती है कि झूले पे जब जाएगा, बैठेगा, इधर उधर घूमेगा, उसका मन, उसको वो एटमॉस्फेयर मिलेगा तो इस बार वो जरूर बोलेगा। तो मैडम आप ये झूला लेके जाइए और पिंजरे पे लगाइए, इस बार मैं 100% बोलता हूँ कि वो तोता जरूर बोलेगा। तो महिला बोलती इतना हो गया तो चलिए कोई इशू नहीं है, हम इसकी बात को मान लेती हूँ। तो वो महिला जाती है, झूले को लेकर जाती है, उस पिंजरे पे लगा देती है और उस पिंजरे पे लगाने के बाद फिर वही चीजों को दोहराना चालू करती है। बट उसके बावजूद भी तोता कुछ भी नहीं बोलता। तो इस बार महिला गुस्से से पागल हो जाती है और सीधे उस शॉपकीपर के पास जाती है और बोलती है कि भाई ये तेरा तोता भी रख, ये तेरा पिंजरा भी रख, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तो वो हाथ जोड़कर शॉपकीपर उसके सामने खड़ा हो जाता है महिला के और बोलता है कि मैडम गलती हो गई, एक बार और मेरी को माफ करिए, एक बात और मेरी मानिए कि पुराने पिंजरे पे एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। तोता चंचल होता है, चंचल पक्षी होता है, इसको ऊपर नीचे जाने में और आने को अगर मिलेगा, पुराना माहौल जैसे ही इसको मिलेगा ये जरूर बोलेगा। सो आपने इतना किया है तो एक बार मेरी बात को और मानिए और आप इस सीढ़ी को लेके जाइए और इस सीढ़ी को उस पिंजरे पे लगाइए, इस बार 100% ये तोता जरूर बोलेगा। तो महिला को लगता है कि इतना किया है तो एक बात और मान ली जाए, क्या दिक्कत है, जब ये बोल रहा है तो महिला उस दुकान से उस सीढ़ी को लेके जाती है और उस पिंजरे पे लगा देती है और फिर वो वही चीज दोहराती है
कि मियां मिट्ठू कुछ बोलो, मियां मिट्ठू कुछ बोलो, लेकिन वो तोता कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। बट उसने कुछ बोला भी। यह शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि आखिर मैंने ये वर्ड क्यों ऐड किया। वो महिला अगले दिन उस दुकानदार के पास जाती है और दुकानदार जैसे उस महिला को सामने से आते हुए देखता है तो दुकानदार अपने दुकान से बाहर निकलता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और महिला के बोलने से पहले वो सामने से सवाल करता है कि मैडम, तोता कुछ बोला? तो महिला का बहुत ही रोचक और शानदार जवाब होता है उस दुकानदार को कि भैया, तोता इतना बोला कि बोलते बोलते मर गया। तो दुकानदार बोलता है कि आखिर तोता ऐसा क्या बोला कि बोलते बोलते मर गया, क्या आप मुझे भी बताएंगी? तो महिला का जवाब होता है कि भैया, तोता बोला कि मैडम, जहां से ये पिंजरा लाए हो, जहां से ये झूला लाए हो, जहां से ये सीढ़ी लाए हो, वहां कुछ खाने को भी मिलता है। और यह बोलते बोलते वो तोता मर गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस कहानी को सुनाने का मेरा सीधा सा मतलब ये था कि उस तोते को उस समय जरूरत खाने की थी, बट मैडम पिंजरे में, झूले में, सीढ़ियों में उलझी हुई थी। अगर वो तोते को उस समय खाना ला के देती तो डेफिनेटली तोता बोलता और महिला को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो ऐसे ही एफपीओ का बिजनेस मॉडल है। जब भी हम किसी एफपीओ का चुनाव करें तो हमें नीड एनालिसिस जरूर करना होगा अपने आसपास के किसानों का, कि आखिर उन किसानों की जरूरत क्या है। कभी भी मार्केट में जो हम डिसाइड करते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, वो प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं। हमें डिमांड को जानना होगा कि सामने वाले की डिमांड क्या है। जो सामने वाले की इच्छा है वो प्रोडक्ट अगर हम लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको सेल्स कर पाएंगे। एफपीओ में भी हमें इन सारी चीजों का ध्यान देना होता है। जब भी हम किसी एफपीओ बिजनेस को बनाएं, बिजनेस का प्लान स्ट्रक्चर डिजाइन करें, तो उसमें सबसे पहले हम हर एक विलेज के बीओडी मेंबर्स को बुलाएं, वहां के कुछ अच्छे फार्मर्स को बुलाएं, उनके साथ में ग्रुप मीटिंग करें, बैठें और उनकी जरूरतों के बारे में जानें कि आखिर आपकी डे वन से जब आप एग्रीकल्चर वर्क को स्टार्ट करते हैं, सीजन के एक क्रॉप साइकिल की शुरुआत करते हैं, तो आपको डे वन से डे एंड तक आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है और उन चीजों की उपलब्धता आपको कैसे होती है। जब आप इस चीजों का सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि उसको कृषि कार्य में बहुत सारी चीजों की जरूरतें होती हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है कस्टम हायरिंग बिजनेस, जिसमें मध्य प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इवन जो भी राज्य हैं, सारे राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी कृषक साथियों को कस्टम हायरिंग सेंटर पे अनुदान उपलब्ध कराती है, सब्सिडीज मुहैया कराती है, जिसमें हाईटेक कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए अलग से सब्सिडीज का प्रावधान किया गया है, जिसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं और एक बेहतर बिजनेस रन कर सकते हैं, जिसमें आपको 20 से 25% का नेट प्रॉफिट आपको मिलता है डीजल खर्च, ऑपरेटर चार्जेस को हटाने के बाद। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं कस्टमाइजिंग बिजनेस की डिटेल में बात नहीं करूंगा कि वो बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा। और इसके साथ ही साथ हम जिस भी बिजनेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करें तो हमें उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी ऐड ऑन करने चाहिए जो सीजन डिपेंड ना हो, क्योंकि मोस्टली जो मैंने अभी तक एफपीओ देखे हैं वो सारे एफपीओ ऐसे बिजनेसेस को करते हैं जो क्रॉप बेस्ड होते हैं, सीजन बेस्ड होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर या डीएपी, इन सब चीजों की जो डिमांड है वो 15 to 20 डेज की होती है। इसके बाद कस्टमर, जैसे सीजन खत्म होता है कस्टमर बेस क्लोज हो जाता है।
तो एफपीओ की जो अर्निंग है वो वहां पर ब्लॉक हो जाती है। और मल्टीपल 50 से 60% सारे एफपीओ यही करते हैं, या कुछ फार्मर्स के प्रोड्यूस को बाई करते हैं बाहर की मार्केट में, उसको सेल आउट करते हैं या क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट को लगाते हैं। ये प्रमुख 3 बिजनेस हैं जो लगातार एफपीओ कर रहे हैं, और उन्हीं का अनुसरण बाकी नए एफपीओ भी करते चले आ रहे हैं। बट हमें डे 1 या डेली नीड्स पे भी हमें काम करना होगा, क्योंकि जो मार्केटिंग है ना, जो सेल्स टेक्निक है ना, आज आप बहुत सारी चीजों को अपने आसपास देखते होंगे। जब मैं हमेशा देखता हूं एक वर्ड जुड़ता है मार्केटिंग के साथ में कि नेटवर्क। अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं, यहां पर आप समझेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात सर्वे करने लगे, तो नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यह है, मुझे एफपीओ बिजनेस मॉडल पे बोलने से लेकर, कि आप अपने नेटवर्क को बनाएं। हर एक विलेज या हर एक ग्राम पंचायत में एक अपना सेल्स पर्सन अपॉइंट करें, और एक आप वहां पर प्रोडक्ट एक्सपर्ट अपॉइंट करें जो उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन रखता हो, और एक लोकल व्यक्ति होना चाहिए जिसको उस एरिया के, उस किसानों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में बेहतर जानकारी हो। उससे क्या होगा? उससे लाभ ये होगा कि जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, डे टू डे रूटीन की कुछ प्रोडक्ट्स को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। और सबसे प्रोसेस से मुझे याद आया कि जब आप प्रोसेसिंग भी एक बहुत अच्छा टर्म्स यूज हो रहा है कि हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। बहुत सारे एफपीओ क्या करते हैं कि एफपीओ फॉर्म करते हैं, उनको 6 मंथ 1 ईयर होता है, और स्टार्टिंग फेज में ही वो एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट डालते हैं। तो मैं ऐसे कृषक साथियों को जरूर बोलना चाहूंगा, ऐसे एफपीओ को, कि आप जब भी कोई बिजनेस को स्टार्ट करें, उससे पहले आप उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग जरूर लें। आप दूसरे एफपीओ को कॉपी बिल्कुल भी ना करें। छोटे छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट करें। डिफरेंट एफपीओ, जो आप बिग एफपीओ जो कुछ अगर खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनसे आप टाई अप करें, उनके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर रेट में लें, उन प्रोडक्ट्स को आप सब्सिडाइज रेट में अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करें। ऐसे डिफरेंट कंपनियों के साथ में आप टाई अप कर सकते हैं, उनसे बल्क में प्रोडक्ट्स को परचेज करें। और जो डेली रूटीन की भी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, चाहे वो ऑयल हो, टी हो, टूथपेस्ट हो, डिफरेंट बिजनेसेस को आप एफपीओ के अंदर इनको भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो डे टू डे की अर्निंग है वो नहीं रुकनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कस्टमर की जो कनेक्टिविटी है ना, वो आपकी बनी रहेगी और वो फ्लो नहीं टूटेगा। क्योंकि जब एक बार हम किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी शॉप में हम एक बार जाते हैं, तो वहां पर जाने को अगर हम 20 डेज 10 डेज या 1 वीक हम वहां पर नहीं जाते हैं, तो ऐसा होता है, या कुछ हम कभी गए, वो शॉप बंद मिली, हम दूसरी शॉप में गए, वहां पर कुछ प्रोडक्ट को लिया, तो नेक्स्ट टाइम से क्या होता है कि हमारी मेंटलिटी थोड़ा सा बदलती है, और हम अगेन क्या करते हैं कि उसी शॉप पे फिर जाना चालू कर देते हैं। और हम कल तक किसी दूसरे कस्टमर के साथ किसी दूसरी शॉप में दिखते थे, आज हम किसी नए शॉप वाले के हम कस्टमर बन जाते हैं। ऐसा ही एफपीओ पे भी होता है। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान देना होगा कि हम प्रोडक्ट का चयन करें सही तरीके से। आसपास के एरिया में जो भी बिजनेसेस हैं या जो भी प्रोडक्ट उपलब्ध कराने वाली डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेल शॉप्स हैं, उन बिजनेसेस को आप थोड़ा सा कॉपी ना करें, उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश करें, कुछ नई चीजों को करें। और अगर आपको लगता है कि आप के साइड में एफपीओ है जो कमोडिटी को बाई करता है या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड पे बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उनके साथ में मिलकर कुछ टाई अप कर सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे एफपीओ हैं जो खुद की सीड्स, खुद की ब्रांडिंग करके मार्केट में अच्छी क्वालिटी की सीड्स भी मुहैया कराते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, उस सीड्स को आप अपने लेबल के साथ में, एफपीओ के लेबल के साथ में उनसे ज्वाइंट वेंचर करके आप अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर सकते हैं। जब एक बार आपका कस्टमर बेस इकट्ठा हो जाता है, तब आप अपने ब्रांड को
स्टार्ट करें, क्योंकि आपके एटलीस्ट मिनिमम 5000 प्लस कस्टमर्स तो होंगे उस समय जब आप अपने ब्रांड को लॉन्च करेंगे। तो जब भी आप अपने ब्रांड को लॉन्च करें उससे पहले आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको 3 to 4-5 मंथ तक आपको वो रिप्लिकेट मॉडल अपनाना होगा और आपको उस प्रोडक्ट पर काम करना होगा, और उसके लिए आपको किसी से फ्रेंचाइजी लेके आप काम करते हैं तो आपकी एक मोटी रकम आपको किसी भी बिजनेस पे डालने की जरूरत नहीं होती, और आप छोटे से अमाउंट में वही प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं जो आप स्टार्टिंग में खुद का बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कर पाएंगे। तो इससे जुड़ी एक आखिरी में वीडियो काफी लंबा हो गया, तो क्योंकि ये बिजनेस मॉडल इतना बड़ा है कि जितनी बातें करते रहें उतनी ही कम होंगी। सो एक आपने बहुत एक फेमस स्टोरी सुनी होगी कि एक स्टोरी है खरगोश और कछुए की। इसका पार्ट 1 आपने सुना होगा कि खरगोश और जो कछुआ होता है उसमें एक बार शर्त लगती है कि एक दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कि एक पिन पॉइंट को चिन्हित किया जाता है कि वहां तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा, और ये उनकी भी शर्त लगती है। और रास्ते में जो खरगोश है वो सो जाता है और जो कछुआ है वो उससे आगे निकल जाता है और वो उससे पहले पहुंच जाता है। तो ये तो हो गया पार्ट 1। इसका पार्ट 2, क्योंकि आजकल मूवीज में आप देखते होंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वेब सीरीज में भी आने लगा है। सो इसका भी मैं पार्ट 2 की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके लिए और अन्य कृषक साथियों के लिए एक बहुत हेल्पफुल सेल्फ टेक्निक्स हो सकती है। जो मुझे लगता है वो ये है कि पार्ट 2 ये है कि जब हम हारते हैं तो हार किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होती, तो वो भी सोचता है कि यार इसने मुझे हराया, मैं इसको देख लूंगा। तो ऐसी ही बात हुई, तो खरगोश ने बोला कि यार मैं इससे भगने में तेज हूं, दौड़ता तेज हूं, और ये मेरे से पहले कैसे पहुंच गया। तो उसने बोला कि एक काम किया जाए, अब की बार दोबारा रेस होगी, एक बार और रेस हो जाए भाई। तो कछुआ बोलता है ठीक है हो जाए। इस बार वो क्या करता है, रेस करता है। इस बार खरगोश को अपनी गलती याद आती है कि मैं पिछली बार सो गया तो इस बार नहीं सोऊंगा। खरगोश नहीं सोता और वो आधे दिन में ही उस दूरी को तय कर लेता है और कछुआ उस रेस को हार जाता है। जब आता है तो बोलता है कि देखो मैं जीत गया ना, पिछली बार मेरे से गलती हुई, मैं सो गया और इस बार मैं जीत गया। तो कछुआ बोलता है भाई 1-1 बराबर हो गया, तो अभी मैच टाई है, एक काम करते हैं एक बार और हो जाए, बट इस बार रास्ता मैं चुनूंगा, इस बार सेम रास्ते पे दौड़ नहीं होगी। तो बोला ठीक है किसी भी रास्ते पे हो जाए। तो इस बार कछुआ दिमाग लगाते और ऐसा रास्ता चुनता है जहां पर बीच में एक नदी आती है। तो क्या होता है कि दौड़ते दौड़ते जाते हैं और खरगोश स्पीड में तेज होता है कछुए से, तो वो नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां पर रुक जाता है। कछुआ वहां पर पहुंचता है, नदी को देखता है, नदी पे छलांग लगाता है और तैरते हुए उस पार जल्दी पहुंच जाता है खरगोश। तो इस बार खरगोश उस रेस को जीत जाता है। सॉरी, माफी चाहूंगा, कछुआ इस बार उस रेस को जीत जाता है। तो अब जैसे ही हुआ है तो इस बार खरगोश ने बोला कि भाई तुम भी जीते मैं भी जीता, बट अभी निर्णय नहीं हुआ कि विजेता कौन है। तो बोले एक काम करो एक बार और रेस लगाते हैं। तो फिर उनकी रेस लगती है और बोलते हैं कि ऐसे में तो हम समय पर ना तुम पहुंच पाते हो मेरे रूट पर, और तुम्हारे रूट पर जो तुम्हारा दिया हुआ रूट में उसमें तुम जीत जाते हो। इस बार जब उनकी अगेन दौड़ लगती है तो इस बार खरगोश बोलता है कि भाई जो प्लेन रास्ता है उस रास्ते पे तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं रास्ते को तय करता हूं जल्दी से, और जब वो नदी वाला रास्ता आएगा तो मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाऊंगा और नदी को पार कर लेंगे। तो कछुआ बोलता है ठीक है। तो जैसे वो दौड़ते हैं तो प्लेन रास्ते पे खरगोश उसको ऊपर लेके जाता है, नदी वाले रास्ते पे
कछुआ अपनी पीठ पर खरगोश को बैठाता है और वो रास्ते को तय करते हैं और मंजिल तक वो पहुंच जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस कहानी का भी शीर्षक कहीं ना कहीं सेल्स टेक्निक, सेल्स एनालिसिस से आपको जोड़ता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमेशा जो आपकी वीकनेस है वो आपके दोस्त की, आपके मित्र की, आपके कलीग की स्ट्रेंथ होना चाहिए। दोस्त ऐसा बनाओ बिजनेस के क्षेत्र में, जो आपकी वीकनेस है वो सामने वाले की स्ट्रेंथ होना चाहिए, और जो उसकी स्ट्रेंथ है या जो उसकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए। आप ऐसे साथी को तलाशें अपने एफपीओ के अंदर, और आप दोनों लोग एक ग्रुप बनाएं 2 लोगों का, और फिर आप उस प्रोडक्ट को लेकर विलेज पे जाएं। उसमें यह हो सकता है कि एक कृषक साथी वो हो सकता है जिसको प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल जानकारी बहुत अच्छी है, बट वो किसानों के साथ में डायलॉग डिलीवर प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, या कृषक साथियों के बीच उनकी पहचान कम है। तो प्रोडक्ट का नॉलेज उनको है, आप उनको साथ में लेके जाएं। नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी है तो आप उनके साथ जाएं। जहां पर आपकी जरूरत है वहां पर आप अपना सहयोग दें, जहां पर उनका काम आएगा तो वो टेक्निकल जानकारी, प्रोडक्ट की डिटेल सारी कृषक साथियों के बीच, अन्य किसानों के बीच साझा करेंगे, तो आपका डेफिनेटली बिजनेस ग्रो करेगा। तो आशा करता हूं कि कुछ चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी। आगे कोई एफपीओ की सक्सेस स्टोरीज को लेकर मैं जरूर आऊंगा, बिजनेस मॉडल को लेकर जरूर आऊंगा, और आपको 1 by 1 डिटेल्ड बिजनेस स्ट्रक्चर्स भी मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि हम किस तरीके की बिजनेसेस को करें, डेली नीड्स के क्या क्या बिजनेसेस हो सकते हैं, और किन किन बिजनेसेस को एफपीओ करके अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं, और अपने टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों अलग अलग टर्म है, इनको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और एक स्टार्टिंग शुरुआती एफपीओ अपने आप को कैसे एक बेहतर किसान उत्पादक संगठन के रूप में अपनी छवि को बना सकता है। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और किसानों के साथ अपने ग्रुप को बरकरार रखिए और एकता की शक्ति को बनाए रखिए। धन्यवाद।